एनालिसिस ऑफ लेंजेस लॉ यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि ये एनर्जी कंजर्वेशन होता है इसमें लेंज लॉ में। ठीक है, एनालिसिस ऑफ लेंज लॉ और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए हम एक चूज करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है राइट, और इसमें आपके थोड़े से वो रिवाइज हो जाएंगे डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट। ये एक मेटेलिक रेल है, मेटेलिक रेल है, ठीक है, मेटेलिक है। इसके ऊपर एक कंडक्टर है एंड दिस कंडक्टर इज मूविंग विद द स्पीड v। तो इसमें करंट होगा। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, पहले तो वही निकालते हैं, पहले तो वही रिवाइज कर लो कॉन्सेप्ट। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करो, दैट्स बेटर। इनसाइड फील्ड, मोशन इधर तो करंट ऊपर, ठीक है, ये ऐसे मोशन इधर तो करंट ऊपर। तो ये हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई राइट। देन हाउ मच इज ईएमएफ, ईएमएफ हो गया BLV, ये हम पीछे स्टडी कर चुके हैं। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए मूविंग कंडक्टर इज BLV। अगर टोटल रेजिस्टेंस R है तो करंट हो गया BLV अपॉन R राइट। सो करंट आ गया BLV अपॉन R, और पावर कितनी होती है I² R, सो दैट इज BLV स्क्वायर अपॉन R। इतनी पावर हो गई। दिस इज इलेक्ट्रिकल कंसिडरेशन, दिस इज इलेक्ट्रिकल कंसिडरेशन, यानी हमें क्या मिला, हमें क्या मिला राइट। कुछ ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उससे करंट फ्लो हुई, करंट से कुछ पावर जनरेट हुई एंड अकॉर्डिंगली हमें पावर मिल गई। अब आता है मैकेनिकल कंसिडरेशन। मैकेनिकल कंसिडरेशन में क्या है, हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड में कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है एंड दैट फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल राइट। तो दैट इज व्हाट लेफ्ट हैंड रूल, ये राइट हैंड है, पहले सही लगाया था ना, राइट ही लगाया था ना, मैं कर जाता हूँ गड़बड़, मेरे को पता नहीं चलता, ये लेफ्ट हैंड। सो ये BV, ठीक है, BI, तो फोर्स इधर। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, तो एक फोर्स लगती है कंडक्टर के ऊपर, किस डायरेक्शन में, ये फोर्स F लगी राइट। नाउ दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल कंसिडरेशन। पावर इज फोर्स इंटू स्पीड होती है, पावर होती है फोर्स इंटू स्पीड। अब आप यहां पे देखो, ये जो इस साइड फोर्स लगी ये इसके मोशन को रिटार्ड करेगी ना, ये इस डायरेक्शन में v स्पीड से जा रहा था तो ये इसके मोशन को रिटार्ड करेगी, तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई वो किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो दैट इज व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द मैकेनिकल एनर्जी गेट कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। हमको सिस्टम को मूव कराने में कुछ काम करना पड़ेगा, जो हमें काम करना पड़ेगा वो किस में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, पावर के बराबर। तो मैकेनिकल पावर कितनी हुई, FV, एंड फोर्स कितनी होती है, BIL
राइट। फोर्स होती है बी आई एल, सो पावर कितनी आ गई, बी एल वी ले लो इसमें से, ये बी एल वी, और करंट कितना है, बी एल वी अपॉन आर। करंट इज हाउ मच, बी एल वी अपॉन आर, सो पावर इज बी एल वी स्क्वायर अपॉन आर। प्रूव हो गया ना, जितना इलेक्ट्रिकल पावर उतना ही मैकेनिकल पावर। So all of the mechanical power is getting converted into electrical power. So Lenz law is nothing, that is simply the law of conservation of energy, right? So this is what energy consideration in the Lenz law. समझ में आ गया बच्चों? हमने पढ़ा फ्लक्स से करंट इंड्यूस होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो करंट इंड्यूस होता है। Now we are talking about eddy current. Eddy current. Eddy current क्या है? An unwanted current. एक unwanted current है जिसको हम यूज भी कर लेते हैं और यूज नहीं भी होती, बट वो हो जाती है। कैसे? सपोज करो ये एक मेटेलिक ब्लॉक है, इट्स नॉट ए करंट लूप और समथिंग, इट इज जस्ट ए मेटेलिक ब्लॉक। एक मेटेलिक ब्लॉक है, हमारा यहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, थ्योरी नहीं लिखूंगा, वो नोट्स में है तो आप नोट कर लेना, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम। ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है। व्हाट द फैराडे लॉ सेज, इफ अ मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स चेंज विद टाइम देन ईएमएफ इंड्यूस, एंड व्हेन ईएमएफ इंड्यूस अ करंट विल फ्लो थ्रू दिस। तो होता क्या है, इस मेटेलिक ब्लॉक में एक करंट फ्लो होता है इस तरह से विद इन द ब्लॉक, लाइक विद इन द ब्लॉक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, और वो कहीं यूज नहीं हो रही, क्योंकि एक कंडक्टर होता है, एक कंडक्टर हुआ, उसमें करंट हुआ, हमने यहाँ पे तार जोड़ के एक बल्ब जला दिया, ये यूजफुल है। ये करंट क्या है, ब्लॉक के अंदर ही अंदर घूम रही है, और जब ये करंट घूमेगी ब्लॉक के अंदर अंदर तो ये क्या करेगी, हीट करेगी सिस्टम को, क्योंकि रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, तो ये ब्लॉक सिस्टम को हीट करेगी तो अननेसेसरी एनर्जी लॉस हो जाएगा। So there is energy loss because of this. अब इस unnecessary energy loss को हम कैसे reduce कर सकते हैं? By increasing the resistance. अगर हम resistance increase कर दें तो हम इस loss को कम कर सकते हैं। कैसे? देखो, पावर होती है E स्क्वायर बाई आर, पावर होती है E स्क्वायर बाई आर। अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दो तो पावर लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम इसके लिए रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं सिस्टम का, और सिस्टम का रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स अडॉप्ट करते हैं, मल्टीपल मेथड्स अडॉप्ट करते हैं। व्हाट इज वन ऑफ द मेथड, राइट? वन ऑफ द मेथड इज, अगर मुझे एक शीट चाहिए, ऐसे एक शीट चाहिए, तो मैं ऐसे पूरी शीट नहीं यूज करूंगा। व्हाट आई विल डू, मैं इस शीट के मल्टीपल पीसेस करूंगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2 पीस करके दिखा रहा हूँ। ऐसे स्लॉट्स बनाऊंगा, और एक पीस में ये वाला यूज करूंगा, ये 2 पीस लिए, ऐसे इन दोनों पीसेस को अटैच किया, ऐसे जैसे हम पजल्स में करते हैं, वो बच्चों वाली पजल्स में ब्लॉक्स को जोड़ते हैं ना, उस टाइप से, यानी पूरी की पूरी शीट ना लेके ऐसे अलग अलग किया। इससे क्या होता है, इससे करंट की पाथ लेंथ इंक्रीज हो जाती है। करंट की पाथ लेंथ, अब याद करो आप, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो करंट की पाथ लेंथ, अब करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, इतने पोर्शन में और इधर इतने पोर्शन में, तो टोटल पाथ लेंथ इंक्रीज कर दिया हमने। एंड दिस इज नॉट द ओनली वे वी आर डूइंग।
अदर देन दैट व्हाट वी डू, हमें अगर एक ब्लॉक चाहिए होता है तो इंस्टेड ऑफ ब्लॉक हम क्या करते हैं, लाइक मुझे ये ऐसे थिक ब्लॉक चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ थिक ब्लॉक हम ऐसे शीट्स लेते हैं, मेटल की ऐसे पतली पतली शीट्स ली, उन शीट्स के ऊपर दोनों साइड इलेक्ट्रिक वार्निश कर दिया, ऐसी वार्निश जिसको जो नॉन कंडक्टिंग पेंट कर दिया, ऐसे मान लो नॉन कंडक्टिंग पेंट कर दिया, कुछ भी इंसुलेशन लगा दिया, यानी ये शीट जब इस शीट से मिलेगी तो इससे इसमें करंट नहीं जा सकता। सो देन क्या हुआ, ऐसे एक ब्लॉक में हमने बहुत सारी शीट्स क्रिएट कर दी, अब हर एक शीट में अलग अलग करंट फ्लो करेगा तो पाथ लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ एडी करंट यूजिंग द लैमिनेटेड शीट्स। तो इंस्टेड ऑफ ब्लॉक हम ये पूरा ब्लॉक ना यूज करके हम क्या करते हैं, ऐसे पतली पतली शीट्स ली और इन पतली पतली शीट्स को एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया। एक मिनट, ऐसे पतली पतली शीट को एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दिया और ये शीट्स में आपस में कंडक्शन नहीं है, आपस में कंडक्शन नहीं है, सो विद इन द शीट करंट फ्लो करेगा। तो ऐसे बहुत सारी शीट्स है, उन सारी शीट्स में करंट फ्लो करेगा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। इसमें हमने एक मैग्नेट रखे, बार मैग्नेट है ऐसे, और इसके सामने हम एक शीट है उसको एज ए पेंडुलम हिला रहे हैं, एज ए पेंडुलम इसको हिला रहे हैं। तो होता क्या है कि इसका मोशन स्लो हो जाता है, इसका मोशन स्लो हो जाता है, लाइक जब मैग्नेट नहीं है और मैग्नेट है, जब मैग्नेट नहीं है तो मोशन फास्ट होता है और मैग्नेट रख देते हैं तो मोशन स्लो हो जाता है। कंडीशन इज दैट ये मेटेलिक शीट है। तो ये मोशन क्यों स्लो हो जाता है, क्योंकि इसमें एक एडी करंट इंड्यूस हो जाती है, वो एडी करंट लेंज लॉ को फॉलो करते हुए कॉज को अपोज करती है। तो व्हाट इज द कॉज, मोशन, तो वो मोशन को स्लो डाउन करती है, राइट। लेकिन जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ स्लॉट्स क्रिएट कर देते हैं, कैसे, हम इसको ऐसे बना देते हैं, राइट। तो मोशन थोड़ा फास्टर हो जाता है, मोशन थोड़ा फास्टर हो जाता है। व्हाट डज इट मीन, मोशन में क्या हो गया, एडी करंट का रोल कम हो गया, यानी एडी करंट का जो ओवरऑल इन्फ्लुएंस था वो कम हो गया, तो इसलिए मोशन फास्ट हो गया। तो व्हाई द एडी करंट रिड्यूस इन दिस वन, हमने स्लॉट्स बनाए, ठीक है। अगर ओवरऑल घूम के बात वही आती है, हमको रेजिस्टेंस बढ़ाना है। एक तो हमने एरिया कम कर दिया, एरिया कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। दूसरे हमने पाथ लेंथ बढ़ा दी, जो करंट की पाथ लेंथ थी वो भी बढ़ा दी, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या हो गया, करंट कम हो गया, राइट। अब जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है जो इसमें डिस्क्राइब है, द मैग्नेटिक मूवमेंट दैट अपोजेस द मोशन, दैट इज करंट इनटू एरिया, तो वो क्या हो गया, ओवरऑल मैग्नेटिक मूवमेंट रिड्यूस हो गया, राइट। अब इसके एडवांटेजेस देखो, डिसएडवांटेज तो सबसे बड़ा यही है कि इट इज अनवांटेड करंट। क्योंकि ये अनवांटेड करंट है तो जहाँ पे भी हमें मेटेलिक ब्लॉक चाहिए वहाँ पे ये अपने आप प्रोड्यूस हो जाती है, जहाँ भी मेटेलिक ब्लॉक चाहिए अपने आप प्रोड्यूस हो जाती है और ये हीट लॉस करती है, एनर्जी लॉस होता है इससे। सो दैट इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। लेकिन समटाइम्स वी यूज़ इट, कुछ बार हम इसको यूज़ करते हैं। कौन कौन से इसके कॉमनली नोन यूज़ है, वन इज एडी करंट हीटिंग, एडी करंट हीटिंग ऑल्सो नोन एज इंडक्शन हीटिंग, बहुत कॉमन है आजकल, घर में भी इंडक्शन प्लेट होता है, एक इंडक्शन स्टोव होता है, ठीक है, उसमें क्या है, एडी करंट ही है इंडक्शन में। इसको बड़े लेवल पे अगर हम देखें तो एक इंडक्शन फर्नेस होती है, उस इंडक्शन फर्नेस में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर का काम करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर के लिए। किस तरह से, जो ओर्स होते हैं वो ऐसे, ये कोई स्टोन टाइप है,
इसके बीच बीच में कहीं होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको मेल्ट करके निकालते हैं। हीट अप किया, मेल्ट हो गया तो बाहर आ गया, मेल्ट करके निकाल लेते हैं, राइट। अब मेल्ट करने में क्या है, जब हम वैसे गर्म करेंगे, सपोज इसको किसी फर्नेस में डाल के गर्म किया तो पूरा का पूरा स्टोन गर्म होगा, तो अननेसेसरी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जबकि हमारा पर्पस क्या है, इनको हीट अप करना, इनको हीट अप करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक फर्नेस में डाल देते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही होती है। तो ये जो मेटेलिक पोर्शन है ना, ये हीट अप होते हैं। जो मेटेलिक पोर्शन है वो हीट अप होंगे और मेल्ट होके बाहर आ जाएंगे। मेटेलिक पोर्शन हीट अप होके मेल्ट होके बाहर आ जाएगा एंड अकॉर्डिंगली ओर इज एक्सट्रैक्टेड। वन मोर गुड यूज इन मेडिकल साइंस, दैट इज अगेन इंडक्शन हीटिंग। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपने देखा होगा ऐसे लाइक जो बोन्स होती हैं उनको हीट अप करने के लिए एक जो बहुत कन्वेंशनल मेथड पहले चलता था, दैट इज यूजिंग ए वाटर बॉटल। एक रबड़ की बॉटल होती थी, उसमें पानी भरते थे, गर्म पानी, और उससे फिर सिकाई करते थे ऐसे जॉइंट्स की। तो उससे क्या होता था, हमको तो जॉइंट्स की सिकाई करनी होती थी, लेकिन उससे पहले स्किन, देन फ्लैश, वो सब पहले गर्म होता था, तो वो सब गर्म लगता है। लेकिन एडी करंट हीटिंग में हम क्या करते हैं, ऐसे पोल्स लगाए, ऐसे पोल्स लगाए और उससे मैग्नेटिक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, तो जो बोन्स होती है उसमें जो कंडक्टिंग फ्लूइड है दैट गेट हीटेड अप, और इससे सीधे जॉइंट हीट होते हैं विदाउट हीटिंग द फ्लैश। जो फ्लैश पार्ट है वो हीट नहीं होता, वो हीट अप नहीं होता। सो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज आई टोल्ड यू, इंडक्शन हीटिंग। द सेकेंड वन इज ब्रेक्स। ब्रेक्स कैसे अप्लाई होते हैं, देखो जो ट्रेन होती है, ट्रेन जब मूव कर रही है तो एक मैकेनिकल ब्रेक होता है। मैकेनिकल ब्रेक आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, हाइड्रोलिक ब्रेक करके। ऐसे दो ब्रेक शू आते हैं, वो ब्रेक शू ऐसे टायर के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है, व्हील के साथ चिपक जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन वो ट्रेन रुक जाती है, या बस या कार जो भी है वो रुक जाती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एडी करंट ब्रेकिंग करते हैं। एडी करंट ब्रेकिंग कैसे होती है, लाइक एक्सल समझते हो, एक्सल, एक्सल देखो, ये एक पहिया है, ये एक पहिए हैं, दो पहिए हैं, उन दोनों पहियों को जोड़ने वाली जो आयरन रॉड होती है उसको हम एक्सल बोलते हैं। दोनों पहिए जिस आयरन रॉड से जुड़े होते हैं उसको हम एक्सल बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्सल के पे पोल्स लगा देते हैं ऐसे, और ये पोल्स इलेक्ट्रिसिटी गवर्न होते हैं, लाइक जैसे इलेक्ट्रिसिटी से आप कर सकते हो कॉइल लगा के। तो जब हमें ब्रेकिंग करना होता है, ब्रेक लगाना होता है, तो हम क्या करते हैं, इन पोल्स को स्विच ऑन कर देते हैं। जैसे ही स्विच ऑन किया तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। नाउ दिस एक्सल, ये एक्सल इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, दिस इज रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रोटेट करता है जब मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें एडी करंट इंड्यूस होती है। वो इंड्यूस्ड एडी करंट इसके मोशन को स्लो डाउन करती है, बिल्कुल वैसे ही जो हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट, पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट में बताया। तो वो इसके मोशन को स्लो डाउन करती है, और वो स्लो डाउन करती जाती है ग्रेजुअली। तो इट इज़ ए स्लो ब्रेकिंग, बट इसमें क्या है, कोई वियर एंड टीयर नहीं है। जैसे जो मैकेनिकल ब्रेक है उसमें तो क्या है, कॉन्टैक्ट्स बनता है और उससे वियरिंग एंड टीयरिंग होती है। तो हम क्या करते हैं, ट्रेन को पहले एडी करंट ब्रेकिंग से स्लो डाउन करते हैं, एंड व्हेन ट्रेन गेट स्लो डाउन देन वी अप्लाई द मैकेनिकल ब्रेक। फिर हम मैकेनिकल ब्रेक अप्लाई करके उसको रोक देते हैं। सो यूजिंग एडी करंट ब्रेक इट कैन नॉट बी कंप्लीटली स्टॉप्ड, इसको कंप्लीटली स्टॉप नहीं कर सकते, राइट। The one more is डैम्पिंग। हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा था,
राइट, व्हाट इज दैट? ये ऐसे पोल्स होते हैं, इसके बीच में एक आयरन सिलेंडर होता है, ये आयरन सिलेंडर रोटेट करता है तो ये नीडल भी रोटेट करती है, नीडल रोटेट करती है आयरन सिलेंडर जब रोटेट करता है। ये हमने गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था। अब आप सोचो, आपने करंट स्विच ऑन किया, एकदम से टॉर्क होगा, वो टॉर्क एकदम से सिलेंडर को रोटेट कराएगा और ये नीडल एकदम से रोटेट करेगी, ठीक है। अब नीडल को रुकना यहाँ था, यहाँ रुकना था, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो ये स्पीड ले गई, इसको स्पीड मिल जाएगी, तो ये यहाँ नहीं रुकेगी, ये कहाँ रुकेगी? यहाँ जाके रुकेगी, फिर ये वापस आएगी, फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे फिर फाइनली ये रुक जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगा। सो क्या होता है, एक जर्क लगता है एंड बिकॉज ऑफ जर्क वो आगे निकल जाती है जहाँ रुकना है, फिर वो वापस आएगी, तो इसको बोलते हैं ऑसिलेट करना, या इसको बीटिंग बोलते हैं, ठीक है। द नीडल बीट अराउंड द वैल्यू, जहाँ पे उसको रुकना है उसके अराउंड बीटिंग करती है। तो अब इसमें याद करो, हमने एक एल्यूमिनियम फ्रेम लगाया था। एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि मैं बाद में बताऊंगा ये एल्यूमिनियम फ्रेम क्यों लगाते हैं। ये एक एल्यूमिनियम फ्रेम हमने लगाया था जिसके ऊपर हमने कॉइल की थी। तो ये एल्यूमिनियम फ्रेम, एल्यूमिनियम इज कंडक्टिंग मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होती है। जब इस एल्यूमिनियम फ्रेम में एडी करंट प्रोड्यूस होती है तो वो इसके मोशन को स्लो डाउन करती है। सो नाउ व्हाट हैपन, नीडल विल गो स्लोली एंड विल स्टॉप हियर, और इसको हम बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर यानी बिल्कुल भी बीटिंग नहीं है। उसके लिए आपको ये फ्रेम का चॉइस, फ्रेम अकॉर्डिंगली चूज़ करना पड़ेगा, एंड वो हम पढ़ते नहीं है कि कैसे चूज़ करते हैं, बट हाँ उस तरह से फ्रेम चूज़ करते हैं कि नीडल बहुत स्लो चलती है और वहीं जाके रुक जाती है जहाँ पे उसको रोकना होता है। तो उससे हमारे पास एक फॉल्स इंडिकेशन नहीं होता, राइट। इसमें एक और एग्जांपल है, दैट इज़ पावर मीटर। ये आजकल होते नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसे होते हैं, ये पुराने ज़माने की बातें हैं, ठीक है। पुराने ज़माने में लॉन्ग बैक एक मीटर होते थे, उसमें ऐसे एक डिस्क घूमती रहती थी, इस टाइप से एक डिस्क घूमती रहती थी, ठीक है। एक डिस्क होती थी, वो ऐसे घूमती थी, ठीक है। तो ये एक्चुअली इस डिस्क में एडी करंट के बेसिस पे होती थी, ठीक है। इसका जो मोशन होता था वो एडी करंट बेस्ड होता था। तो क्योंकि अब होता नहीं है, मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, तो बस ये 2 लाइनें उसमें लिखी हैं, वही आप याद कर लेना। एंड थोड़ा सा पुरानी बातें हैं, ये याद है, एक सोलेनॉइड होती है, इस सोलेनॉइड में एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, B0 लिख रहा हूँ, and this B0 is mu0 Ni. This B0 is mu0 Ni, where this current is I. अगर ये लूप का एरिया, ये ऐसे एक लूप बनेगा, सामने से देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, सामने से देखेंगे ऐसे दिखेगा। तो इफ दिस लूप एरिया इज दिस, ये लूप एरिया A है, तो फ्लक्स इन ईच टर्न, फ्लक्स इन ईच टर्न phi t इज इक्वल टू B0 इंटू A, इतना ही फ्लक्स होगा। और टोटल कॉइल में फ्लक्स कितना होगा? टोटल कॉइल में फ्लक्स, अगर ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, स्मॉल n इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो अगर टोटल n टर्न्स हैं तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ? टोटल फ्लक्स हुआ n B0 A, इतना टोटल फ्लक्स हुआ। अब सोचो, अगर ये करंट चेंज हो जाए, अगर ये करंट चेंज हो गई तो ये फ्लक्स चेंज हो जाएगा। करंट चेंज हुई तो फ्लक्स चेंज हुआ, वो फ्लक्स चेंज होने से एक दूसरी करंट आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, राइट। एक अप्लाइड करंट है, ये अप्लाइड करंट है, जब हम इसमें चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड करंट होगी,
वो इंड्यूस्ड करंट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इस करंट के चेंज होने का अपोज करेगी। तो ये एक बहुत अजीब सा फिनोमेना हो गया कि एक कॉइल अपने अंदर होने वाले चेंज को खुद ही अपोज कर रही है, राइट। एक कॉइल अपने अंदर होने वाले चेंज को खुद अपोज कर रही है, ठीक है। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। Self induction is the phenomena in which a coil opposes change in current in itself by inducing EMF and current, right? I repeat what is happening. इस कॉइल में करंट है तो एक फ्लक्स इसके साथ एसोसिएटेड है। जब करंट में चेंज होगा दैट फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल चेंज, एंड अकॉर्डिंग टू Faraday's law, when the flux associated with the coil change, then EMF induced and current induced, and according to Lenz law, that current opposes the change. So this phenomena in which a coil opposes any change in current in itself is called self induction, right? हो गया? Now self inductance L से डिनोट करते हैं, इज द प्रॉपर्टी, सेल्फ इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल by virtue of which it opposes the change in itself. यानी जो फेनोमेना है वो तो सेल्फ इंडक्शन हो गया, और जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। फॉर ए कॉइल, कोई भी कॉइल लो, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, देन दिस फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, और एल इज इक्वल टू phi by I. It is called inductance, coefficient of self inductance, right? And इसको inertia of coil भी बोलते हैं. It is analog of inertia. Inertia याद करो, what was the inertia? That opposes the change. So this is also called as inertia of the coil, right? SI unit is Henry. SI unit is Henry. H से डिनोट करते हैं. Now self-induced EMF. It is the EMF induced. It is the EMF induced during self-induction, right? E is equal to minus d phi by dt, and phi is Li. Li. So E is equal to minus L di by dt. So that is self-induced EMF. This is called self-induced EMF, और इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, that is called back EMF. Back EMF यानी opposing EMF.
That is the another name we use for the self-induced EMF. एक डेरिवेशन है, क्योंकि अब इस सिनेरियो में डेरिवेशन तो इररिलेवेंट हो गए, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा वो नहीं लिखूँगा. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड. L इज इक्वल टू 5/I. ये अभी हमने पीछे पढ़ा. L इज इक्वल टू 5/I. नाउ फ्लक्स कितना होगा? दैट इज NBA. नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया. नाउ B इज व्हाट? B is mu naught Ni into A upon I. I कैंसिल हो गया. But N is equal to total number of turns upon length. So L is equal to mu naught N square A by L. L is equal to mu naught N square A by L. Right? So that is the self inductance of the long solenoid. Okay. तो ये आपने देख लिया. एक बार मैं पीछे जाऊंगा. Right. So this was the self inductance. अभी हमने क्या देखा? L is equal to mu naught N square A by L. So ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सिंपली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल. कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, कितना एरिया है, कितनी लेंथ है और कौन सा मटेरियल है. राइट. सो इट डिपेंड on physical property of coil. Right. Simply physical property of coil पे डिपेंड करता है.